14 फरवरी 2019 का दिन जो है वो हर एक भारतीय को याद है। ये वो दिन था जब पुलवामा में एक बहुत बड़ा हमला हुआ था जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। ये एक कॉन्वॉय जो था वो इसी सड़क पर जा रहा था, नेशनल हाईवे 44 जो जम्मू को जोड़ती है श्रीनगर से, और जब ये कॉन्वॉय जा रहा था तो जो अटैक है वो यहीं पर हुआ था। ये जो तारीख है वो कश्मीर के इतिहास में, भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जो है वो दर्ज हो गई है। इस तारीख के बाद भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उनमें भी काफ़ी बदलाव आया था। तो आज चुनावी डायरी में, कश्मीर से चुनावी डायरी में आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, सुरक्षा के ऊपर चर्चा करेंगे। सुरक्षा का क्या जो असर है वो सियासत पर होता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के मुताबिक अभी तक पुलवामा अटैक में 19 लोग जो हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अगस्त 2021 में जो मेन एक्यूज़ड है आदिल अहमद डार, जो उसकी भी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। जो एनआईए है उसका ये कहना है कि इस मामले में वो 6 लोगों को इनकाउंटर में मार चुकी है, यानी सुरक्षा बल जो हैं जो यहाँ पे ऑपरेट करते हैं वो उनका ये कहना है, और 7 लोग जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। तो इस मामले को लेकर भी सियासत जो है वो खूब खेली गई। विपक्षी पार्टियों ने सरकार के ऊपर काफ़ी हमला बोला, क्योंकि 2019 के लोकसभा के जो चुनाव थे वो इसी मुद्दे पर जो हैं वो उठाए गए थे, और उसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंपेन जो है वो चलाया था। दिलचस्प बात यहाँ पर है, जो यहाँ पे तब के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उनका ये कहना था कि जब ये हमला हुआ था तब केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिक्वेस्ट गई थी, एक दरख्वास्त गई थी कि जो जवान यहाँ से श्रीनगर जा रहे हैं उन्हें एयरलिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन उनको ये परमिशन जो है वो होम मिनिस्ट्री से नहीं आई। यही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कहा था कि इस मामले में वो ज़्यादा कुछ ना बोलें। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन सारे आरोपों को जो है वो खारिज कर दिया है। उनका ये कहना था कि भारत सरकार को इस मामले के ऊपर कुछ भी छुपाने लायक नहीं है, और अगर ऐसा था तो सत्यपाल मलिक जब गवर्नर थे तब उन्होंने ये मुद्दा क्यों नहीं रेज़ किया, तब मुद्दा रेज़ क्यों किया जब उन्होंने गवर्नर की कुर्सी छोड़ दी। तो इस मुद्दे को लेकर भी खूब सारी जो है सियासत हुई है। दरअसल जो सीआरपीएफ उसके मुताबिक जिस दिन ये अटैक हुआ उस दिन 78 व्हीकल्स जो हैं 2500 सीआरपीएफ जवान को लेकर इसी जो नेशनल हाईवे है यहाँ से जा रहे थे। कॉन्वॉय जो था वो सुबह 3:30 बजे जो है वो जम्मू से निकला था और शाम तक उसे जो है कश्मीर घाटी पहुँचना था, लेकिन 3:15 के आसपास यहाँ पर हमला हुआ जिसमें 40 जवान जो हैं वो मारे गए। जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जो है वो जिम्मेदारी ली थी और बोला था कि उन्होंने ये हमला करवाया है। एनआईए ने जब 12 लोगों के खिलाफ जो है वो तफ्तीश करनी शुरू की थी तब ये सामने आया था कि इस हमले में 300 किलो एक्सप्लोजिव जो है वो इस्तेमाल हुआ था और 80 किलो आरडीएक्स भी इस्तेमाल हुआ था। अगस्त 2020 में एनआईए ने इन सभी लोगों के खिलाफ जो है वो चार्जशीट दायर कर दी थी। यही नहीं, एफएटीएफ में भी जाकर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि इस हमले के बाद जो है दोनों देशों के रिश्तों में काफ़ी दरार देखने को मिली थी। और यही नहीं, साथ में ये भी हुआ था कि उसके बाद जो है वो बालाकोट जो है स्ट्राइक्स हुई थी। बालाकोट में केंद्रीय सरकार का कहना था कि लगभग 300 जैश ए मोहम्मद आतंकी जो हैं वो मारे गए थे, और ये 2019 की कैंपेन में, लोकसभा के कैंपेन में एक बहुत बड़ा जो है वो मुद्दा बना था। सियासत इसके नाम पर खूब हुई थी। साथ में ये भी हम आपको बताते हुए चलते हैं कि जब बालाकोट स्ट्राइक्स हुई थी उसके ठीक बाद पाकिस्तान के जेट ने हमारे यानी भारत के एक मिग 21 के इंडियन पायलट को कैप्चर कर लिया था, और उसको सब्सिक्वेंटली मार्च 1 2019 को रिलीज़ किया गया था। जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया तो पाकिस्तान ने 44 जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को गिरफ्तार किया, जिसमें जैश ए मोहम्मद के जो सरगना है मसूद अज़हर और उनके भाई मोहम्मद रौफ जो हैं वो भी शामिल थे। पाकिस्तान का कहना था कि अगर और बातें उनके सामने रखी जाती हैं, डोजियर में और बातें आती हैं तो और कार्रवाई की जाएगी। ये अलग बात है कि अभी तक वो कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है। दरअसल ये जो नेशनल हाईवे आप मेरे पीछे देख रहे हैं दोनों साइड से चल रहा है, ये एक लाइफलाइन बताया जाता है जम्मू कश्मीर के लिए। ये पूरे देश को पहले श्रीनगर से जोड़ता है और फिर आगे जाकर लेह लद्दाख से भी जोड़ता है। इस हाईवे के ऊपर भी बहुत सियासत हुई है, इस हाईवे के आसपास भी बहुत आतंक जो है
जो पाकिस्तानी आतंकी हैं उन्होंने फैलाया है। अगर हम आपको कुछ आंकड़े दें तो उसके मुताबिक 2016 में पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में 6 गनमैन ने अटैक किया था। यही नहीं, 2016 में एक पैम्पोर में भी अटैक हुआ था। सितंबर 2016 में इंडियन ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में भी अटैक हुआ था, जिसमें 19 जो जवान हैं वो भी शहीद हुए थे। 31 दिसंबर 2017 में एक कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है लेथपुरा में, वहाँ पर भी अटैक हुआ था। तो ये हाईवे के आसपास बहुत अटैक्स होते रहते हैं। यही वजह है कि इस तरह के हाईवेज को सिक्योर करने के लिए सुरक्षा बल जो हैं वो दिन रात इन इलाकों में गश्त करते रहते हैं। अभी ताज़ा अगर हम बात कर लें तो ताज़ा हमले जो हो रहे हैं वो भी कई हमले जो हैं वो जम्मू एरिया में हाईवे के आसपास हुए हैं। कॉम्बिंग ऑपरेशन जो हैं वो लगातार इन हाईवेज़ में चलते रहते हैं। खुद जम्मू कश्मीर पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक अब ताज़ा जो ग्राफ है उसके मुताबिक पहले जैसे लोकल मिलिटेंसी ज़्यादा थी और फॉरेन टेररिस्ट कम थे, अब फॉरेन टेररिस्ट की तादाद जो है वो ज़्यादा हो गई है और लोकल मिलिटेंट्स की जो तादाद है वो कम हो गई है। ये जो इलाका है ये साउथ कश्मीर में आता है। पुलवामा, त्राल, पैम्पोर, इन सभी इलाकों में लगभग 24 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ में पहले फेज़ में यानी 17 सितंबर को जो है वो इलेक्शन होने वाला है। जो दिलचस्प ये है इस इलेक्शन में कि यहाँ से इस एरिया में इस बार जमात ने भी हिस्सा लेने का मन बनाया है। तो इसका असर क्या होगा डायनेमिक्स में, ये भी हम आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप ये तस्वीरें देख लीजिए और जहन में रख लीजिए कि यहाँ पर पुलवामा हमला हुआ था। हमारे जवानों ने जो शहीद हुए थे वो इसी रोड के ऊपर हुए थे। तो आज कश्मीर की चुनावी डायरी में सुरक्षा के लिहाज से इतना ही। नमस्कार।